नमस्ते छात्रों। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं ये बताने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। एक बार सुमित और अमित अपने मामा के गांव जा रहे थे। गांव की हरियाली देखने के लालच में दोनों रास्ते में उतरकर खेतों और बाहों में से होकर जाने लगे। थक जाने पर एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गए। सामने तरबूजों की बेल देखकर अमित बोला, ईश्वर ने प्रकृति की रचना कितनी त्रुटिपूर्ण की है। छोटे आम बड़े पेड़ पर और बड़े तरबूज पतली बेल पर लगे हैं। सुमित ने कहा, प्रकृति ने हर चीज सोच समझ कर बनाई है। तब अमित बोला, मैं नहीं मानता। तभी एक आम टूटकर अमित के सिर पर गिरा। वह तो पीड़ा से झटपटाने लगा। सुमित बोला, सोचो, यही पेड़ पर तरबूज होता तो क्या होता। अमित ने कहा, तुम ठीक कहते हो। प्रकृति ने जो भी रचना की है वो अच्छी की है। तो इस कहानी के वाक्यों के बीच में कुछ शब्द आए हैं, जैसे के, की, में, ने, से। वाक्य में सुमित, अमित, गांव, ईश्वर, बाग आदि संज्ञा शब्दों का आपस में संबंध जोड़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे ही संबंध जोड़ने वाले शब्दों को कारक मतलब इंग्लिश में केस कहा जाता है। बच्चों, चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में आप देख रहे हैं कि को और से शब्द संज्ञा को जोड़ रहे हैं। इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। तो हम देखेंगे कारक के भेद। अभी परिभाषा वैसे हमने देखी है, लेकिन फिर से मैं बताना चाहती हूँ। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया अथवा किसी दूसरे शब्द के साथ स्पष्ट होता है, उसे कारक कहते हैं। अभी इस कारक के भेद हमें पढ़ना है। कारक के भेद हैं 8। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। अब इस कारकों को पहचानना और वाक्य में प्रयोग करना, इस प्रकार से प्रश्न हमारे कृति पत्रिका में पूछा जाता है। तो इसीलिए इसकी विभक्तियां, उसके लक्षण कौन से हैं और उदाहरण कौन सा दे सकते हैं, यह हम यहाँ देखेंगे। कर्ता कारक में विभक्ति आएगी ने। इसका लक्षण रहेगा क्रिया को करने वाला। अब उदाहरण देखिए, सुरेश ने पुस्तक पढ़ी। अब यहाँ पर क्रिया कौन सी है? पढ़ने की। क्रिया कौन सी है? पढ़ने की। अब पढ़ने की क्रिया किसने की है? सुरेश ने। तो सुरेश हमारे वाक्य में क्या हो गया? कर्ता। तो क्रिया को करने वाला मतलब कर्ता कौन है? सुरेश। तो कर्ता के आगे जो प्रत्यय लगेगा वो क्या होगा? हमारा कर्ता कारक। तो इसी प्रकार सुरेश ने, ये हो गया कर्ता कारक। समझ में आया बच्चों? क्रिया को करने वाला मतलब कर्ता, कर्ता के आगे ने प्रत्यय दिखाई दिया तो कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक। उसके बाद देखेंगे हम कर्म कारक। कर्म कारक में विभक्ति होती है को। अब इसका लक्षण कौन सा होता है? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। उदाहरण से हम समझ लेंगे। उदाहरण में वाक्य दिया है, पिता ने पुत्र को बुलाया। अब यहाँ पर क्रिया कौन सी हुई है? बुलाने की। अब इस बुलाने की क्रिया को किसने किया है? पिता ने। लेकिन पिता ने क्रिया जरूर की है, लेकिन पिता के बुलाने की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा है? पुत्र पर। तो पुत्र इस शब्द के आगे जो प्रत्यय लगकर आएगा वो प्रत्यय रहेगा को, और को प्रत्यय किसमें आएगा? कर्म कारक में। मतलब जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसके आगे को प्रत्यय आएगा तो समझ लेना है कि कर्म कारक
यहाँ पर है। उसके बाद है करण कारक, जिसमें विभक्ति रहेगी इससे, जिसका लक्षण कौन सा रहेगा, पहचानोगे कैसे? तो क्रिया के साधन के अर्थ में। उदाहरण में हम देखेंगे, हम आंखों से देखते हैं। अभी यहाँ पर क्रिया कौन सी हो रही है? देखने की। ये देखने की क्रिया जो है वह हम कौन से साधन से कर रहे हैं? आंखों से। देखने की क्रिया का माध्यम कौन सा है? आंख। तो इसीलिए ये आंखों से, मतलब जिस साधन से हम क्रिया करते हैं उसके आगे से प्रत्यय लग गया तो वो कौन सा कारक होगा? करण कारक। समझ में आया? क्रिया के साधन के अर्थ में, मतलब क्रिया जिस माध्यम से, जिस साधन से की जा रही है उसके आगे से प्रत्यय आया तो होगा करण कारक। उसके बाद है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में विभक्तियां होगी को, के लिए। इसका लक्षण कौन सा रहेगा? जिसके लिए क्रिया की जाती है। उदाहरण देखिए, हरि मोहन के लिए मिठाई लाया। अब यहाँ पर क्रिया कौन सी है? लाने की। क्रिया किसने की है? हरि ने। लेकिन किसके लिए मिठाई लाई? मोहन के लिए। तो मोहन के आगे, मतलब क्रिया जिसके लिए की जा रही है उसके आगे के या के लिए इस प्रकार का प्रत्यय या शब्द लग कर आते हैं तो ऐसे समय पर होता है संप्रदान कारक। याद रखिए, क्रिया जिसके लिए की जाती है उसके आगे को या के लिए इस प्रकार के शब्द आते हैं, प्रत्यय लगते हैं तो होता है संप्रदान कारक। उसके बाद है अपादान। अपादान में विभक्ति है फिर से। आप कहोगे करण में भी तो से हो गई, फिर अपादान में फिर से कैसी आएगी? तो दोनों में फर्क है, दोनों के लक्षण अलग अलग है तो उसे देखेंगे। तो अपादान का लक्षण कौन सा है? किसी वस्तु से अलग होने का भाव। उदाहरण से हम पढ़ेंगे, पेड़ से फल गिरा। अब यहाँ पर क्रिया कौन सी हो गई? गिरने की। पर ये गिरने की क्रिया से कौन दो अलग हो गए? फल पेड़ से अलग हो गया। मतलब वाक्य में कोई दो चीजें, दो वस्तुएं यदि इस से अलग होती है तो ऐसे समय पर ये से हमारा क्या होता है? अपादान कारक। इसका अर्थ है किसी वस्तु के अलग होने का भाव जब जिस से दिखाई देता है वो होगा अपादान कारक। आप समझ में आया? करण कारक में हमने क्या देखा था कि जिसके माध्यम से क्रिया की जाती है वो से होगा करण कारक, और किसी वस्तु के अलग होने का भाव जिस से दिखाई देगा वो होगा अपादान कारक। इन दोनों को आपको इस प्रकार से याद रखना है लक्षणों से। उसके बाद है संबंध कारक। संबंध कारक में विभक्ति आती है का, के, को, रा, रे, री। अभी इसका लक्षण कौन सा है? अन्य शब्द के साथ संबंध का बोध। याद है तो छात्रों, आपको अव्यय के भेद भी पढ़ाए जाते हैं जिसमें आप क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय पढ़ते हैं। तो संबंध सूचक में जिस प्रकार से हम आपको बार बार उदाहरण देते हैं कि टेबल पर खड़ू रखा है, तो इस प्रकार से के ऊपर, मतलब टेबल और ये चौक, इन दोनों का संबंध जो के से दिखाई देता है तो इसीलिए वह संबंध दिखाने वाला प्रत्यय होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी कारक में भी अन्य शब्दों के साथ जिस शब्द से, जिस प्रत्यय से संबंध दिखाई देता है वो होता है संबंध कारक। यहाँ पर लिखा हुआ उदाहरण हम देखेंगे, यह महेश का घर है। अब यहाँ पर एक महेश है और दूसरा घर है। अभी जैसे मैंने वाक्य में कहा यह महेश घर है, सही लगा आपको वाक्य? नहीं ना? आपको लगेगा मैडम ने कुछ तो भी छोड़ दिया है। सही है बच्चों, क्योंकि वाक्य हमारा अर्थपूर्ण तभी होगा यह महेश का घर है, तभी महेश और घर इन दोनों का संबंध जुड़ाने का काम किसने किया है? का ने। तो इसी प्रकार का
का, के, को, रा, रे, डी, ये हमारे संबंध कारक विभक्तियां हैं और इसे कहा जाएगा संबंध कारक। उसके बाद है अधिकरण कारक, जिसमें में और पर ये विभक्ति रहेगी। इसका लक्षण कौन सा रहेगा? क्रिया के आधार के अर्थ में। अभी क्रिया के आधार के अर्थ में उदाहरण हम देखेंगे। सिंहा वन में रहता है, यहाँ पर क्रिया कौन सी है? रहने की। अब ये रहने की क्रिया, उसके सिंह के रहने की क्रिया किसके आधार पर वो कर रहा है? वन के। वन है, वन में वो रहता है, वन में उसकी रहने की जगह है, वन पर उसका अधिकार है। तो इसी प्रकार क्रिया जब जो होती है उसका जिस पर अधिकार होता है उस वन के आगे जो में आएगा या पर आएगा, तो ये में या पर मतलब क्रिया के आधार के अर्थ में आने वाले ये विभक्तियां कौन सा कारक बताते हैं? अधिकरण कारक। उसके बाद है संबोधन। संबोधन में ये विभक्तियां नहीं है। व्याकरण में हर बात के लिए अपवाद होता है। मैंने अभी तक बताया कि आपको ये विभक्तियां लग के आती है, प्रत्यय लगाए जाते हैं, लेकिन संबोधन में हे, अजी, अरे, अहो, वाव, ये सब क्या है? विभक्ति नहीं है। ये क्योंकि संज्ञा के आगे इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे प्रत्यय नहीं कहा जाएगा। तो इसीलिए हे, अजी, अरे, अहो, ये जो प्रत्यय, ये प्रत्यय नहीं है। तो ये विस्मयादि बोधक अव्यय जो हमने पढ़ा है उसी प्रकार इसका प्रयोग होगा। तो इसमें लक्षण कौन सा रहेगा? किसी को पुकारने के अर्थ में। उदाहरण देखेंगे। अरे लड़के इधर आ, तो ये अरे लड़के ये क्या हो गया? हमारा संबोधन कारक। वाह, तुमने तो बहुत अच्छा किया, तो ये वहां क्या होगा? हमारा संबोधन कारक। तो इसी प्रकार किसी संज्ञा के पहले जब ये संबोधन लगकर आएगा तो उसे क्या कहा जाएगा? संबोधन कारक। तो इस प्रकार कारक के ये 8 भेद है। इस 8 भेद को याद रखने की ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी। पहले आपने यदि इस कारक के नाम, उसकी विभक्तियां मतलब उसे लगने वाले प्रत्यय, संबोधन के ये विस्मयादि अव्यय, ये यदि आपने याद रखे, रट लिए और लक्षणों को एक बार यदि आपने पढ़ लिया तो बहुत ही आसानी से आप कारक के भेद पहचान सकते हो और उसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। तो बच्चों, मैं जो ट्रिक बताने वाली थी वो है कर्ता ने कर्म को करण से मरवाया, इसलिए संप्रदान को अपादान से संबंध का न्योता अधिकरण पर आया और उसने उसे अरे, हे, अहो करके संबोधन किया। इस ट्रिक को आप रट लीजिए और लक्षणों को पढ़कर निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक पहचान कर उनका भेद लिखिए। धन्यवाद छात्रों।